हेलो स्टूडेंट्स। जो ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला टॉपिक हमने शुरू किया था, उसकी प्रीवियस पार्ट में हमने इसका डेफिनेशन, कोजेज़ को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा था। इस वीडियो में अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होती है डिजीज़ अकर होने की, वो कुछ इस तरह से होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप मेरे नोट्स बनाते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी। तो उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नी जॉइंट की। ये नी जॉइंट है जिसका ये अपर एंड है बोन का और ये लोअर एंड है। इन दोनों एंड के बीच में साइनोवियल केविटी प्रेजेंट होती है। साइनोवियल केविटी में साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस साइनोवियल मेम्ब्रेन में कुछ सेल्स होती है लाइक टाइप ए सेल्स एंड टाइप बी सेल। टाइप ए सेल्स जो होती है वो डेब्रिस को क्लियर करने का काम करती है इस केविटी में, और टाइप बी सेल्स जो होती है वो साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करने का काम करती है। इसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स भी पाई जाती है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है साइनोवियल केविटी की। अब बात करें जो मेन जो पार्ट है जो इस कंडीशन से लिंक है वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है दोनों बोनी एंड के बीच में या जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या होता है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। यानी कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के टाइम इन दोनों बोन्स को एक दूसरे से टकराने से बचाती है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है ताकि हम इजीली मूवमेंट कर सकें। तो ये इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया। अपन बात करें कि ओस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, तो ओस्टियो आर्थराइटिस में जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसका प्रोग्रेसिव लॉस होने लग जाता है। कहने का मीन ये है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है या अदर कोई पॉजिटिव फैक्टर की वजह से जो है इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज होने लग जाता है या डीजनरेशन होने लग जाता है। तो आप जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे जो आर्टिकुलर पार्ट कार्टिलेज थी ये क्या हो गई है, डीजनरेट हो गई है या डैमेज हो गई है। तो अब क्या होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाएगी तो ये जो दोनों बोनी एंड है यानी अपर एंड और जो लोअर एंड है इन दोनों के बीच में क्या होने लग जाएगा, फ्रिक्शन होने लग जाएगा। यानी ये दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, रब होंगे, यानी एक दूसरे से टकराएंगे। जब हम मूवमेंट करेंगे तो उस टाइम ये दोनों एंड एक दूसरे से टकराएंगे या फ्रिक्शन खाएंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन एराइज होगा, और इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, यानी जॉइंट्स में दर्द होगा। तो ये एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है कि किस तरह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस अकर होता है और इसमें क्या क्या मैकेनिज्म चलती है। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जैसे जैसे जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है, अब क्या हो रहा है, ये दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, फ्रिक्शन खा रही है, एक दूसरे से घिस रही है। तो जैसे जैसे ये बोन्स एक दूसरे से रब करती है तो रब करने की वजह से जो बोन के एंड होते हैं यानी जो साइड पार्ट है, किनारे हैं, इन किनारों पे जो है बोन्स का एनलार्जमेंट हो जाता है। इस एनलार्जमेंट को बोलते हैं ओस्टियोफाइटोसिस या ओस्टियोफाइट, यानी यहाँ पे ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो बोन में एनलार्जमेंट देख रहे हो आप किनारे पे, इनको बोलते हैं ओस्टियोफाइट्स, या इनको अपन एक और नाम से जानते हैं वो है बोन स्पर्स। ठीक है। तो जैसे जैसे जब बोन एक दूसरे से टकराते हैं ये दोनों एंड, तो एंड टकराने की वजह से यहाँ पे बोन्स के साइड के किनारों में एनलार्जमेंट हो जाता है जिसको ओस्टियोफाइट या बोन स्पर्स बोलते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है ओस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलती है। एक बार और मैं आपको इसको डायग्राम के नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ भी जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं लाइक प्रोग्रेसिव एज हो गई या स्पोर्ट्स इंजरी, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से होता क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो बोनी एंड है यानी अपर एंड और लोअर एंड के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है लाइक साइनोवाइटिस, यानी कि साइनोवियल केविटी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे पेन एराइज होगा। दूसरा, ओस्टियोफाइटोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि बोनी एंड के जो किनारे होते हैं उन पे एनलार्जमेंट हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोफाइट्स या बोन
स्पर्स। तो यहाँ पे बोन स्पर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और देन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स जो है वो एराइज होंगे, लाइक जॉइंट पेन हो गया, जॉइंट स्टिफनेस हो गई, जॉइंट टेंडरनेस हो गया, और क्रैकिंग जॉइंट्स हो गए, यानी जॉइंट्स में से क्रैकिंग या कट कट की आवाज़ आएगी। तो ये सभी सिम्टम्स जो है जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस होती जाएगी वैसे वैसे लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो ये बात हो गई यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी की। नेक्स्ट वन अब आगे बढ़ते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें फर्स्ट वन है जॉइंट पेन, सेकंड वन स्टिफनेस रहेगी, से थर्ड वन टेंडरनेस देखने को मिलेगी, नेक्स्ट वन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, यानी जॉइंट्स में फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे जॉइंट्स में क्रीकी साउंड होंगे, यानी क्रैकिंग साउंड आएंगे, यानी जब पेशेंट मूवमेंट करेगा तो उसके जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आएगी जिसको बोलेंगे क्रैकिंग साउंड या क्रीकी साउंड। नेक्स्ट वन यहाँ पे बोन स्पर्स देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया बोन स्पर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे जॉइंट में स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। कुछ और सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे जो हाथों की फिंगर्स होती है जिनको फेलेंजेस बोलते हैं, फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं जिनको इंटरफेलेंजेस जॉइंट्स में बोलते हैं, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लाइक आप इस डायग्राम में देख रहे हैं दो तरह की जो यहाँ पे नोट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट वन है हेबर्डन नोट्स और दूसरी है बुशर्ड नोट्स। हेबर्डन नोट्स जो होती है वो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में कहाँ पे देखने को मिलती है, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में। प्रोक्सिमल का मीन होता है ऐसा पार्ट जो बॉडी के सेंट्रल लाइन से दूर की तरफ हो या फर्दर हो, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। तो हेबर्डन नोट्स जो होती है वो प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में देखने को मिलती है, और जो बुशर्ड नोट्स होती हैं वो फॉर्म होती है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में। डिस्टल पार्ट्स उनको बोलते हैं जो बॉडी के सेंट्रल लाइन के पास में हो। तो ऐसे जॉइंट्स जो होते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, उनमें जो नोट्स फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं बुशर्ड नोट्स। तो इस तरह की जो नोट्स हैं वो हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स में फॉर्म हो जाती हैं। लाइक आप यह डायग्राम में देखेंगे कि इस तरह से जो है फिंगर्स जो है पेशेंट की देखने को मिलेगी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन यहाँ पे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट पास्ट मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में यहाँ पे जेनेटिक्स को देखेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें मेनली जो है जॉइंट्स को एग्जामिन किया जाएगा सिम्टम्स को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे इमेजिंग टेस्ट का भी यूज़ किया जा सकता है, लाइक एक्सरे एंड एमआरआई। हालांकि एक्सरे में जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है या जो जॉइंट्स में जो विजिबिलिटी है वो नहीं दिखती है, लेकिन जो जॉइंट्स के बीच में नैरोविंग हो रखी, यानी जो जॉइंट्स बोन्स एक दूसरे जो टकरा रखी है, जो केविटी वो छोटी हो गई है, नैरो हो गई है वो, और जो बोन स्पर्स है यानी जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन चुकी है, बोन्स के एनलार्जमेंट हो चुके हैं किनारे से, ये जो स्ट्रक्चर से ये एक्सरे में दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे एमआरआई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट। अब यहाँ पे ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अदर जो रीजन्स है आर्थराइटिस होने के, लाइक जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे आर्थराइटिस के, जैसे गोट डिजीज़ हो गई, ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस हो गया, तो ऐसी जो कंडीशंस है उनको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है कि भाई कंडीशन जो पेशेंट में पड़ रही है, जो सिम्टम्स एराइज हो रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या अदर आर्थराइटिस की वजह से, तो इसलिए ब्लड टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट में यहाँ पे दो देख सकते हैं, जैसे ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस अगर रहेगा पेशेंट में तो उसमें क्या होगा, उसमें पेशेंट के ब्लड में ASO टेस्ट किया जाएगा जिसको बोलते हैं एंटी स्टेप्टोलाइसिन O टेस्ट। तो ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है जो पेशेंट के जॉइंट्स को अटैक करती है। तो अगर इस टेस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट आ रही है, एंटी स्टेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट आ रही है तो वहाँ पे ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस की कंडीशन डायग्नोस होगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जॉइंट के जो फ्लूइड है यानी जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट केविटी में, उसको भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं अदर कंडीशंस को भी डिटेक्ट करने के लिए कि पेन जो हो रहा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या अदर कंडीशन की वजह से। जैसे यहाँ पे गोट की वजह से पेन तो नहीं है, क्योंकि गोट डिजीज़ में जो है जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लग जाता है, तो उस वजह से भी आर्थराइटिस कोज होता है। तो ये डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे
जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस करेंगे कि कौन सी कंडीशन की वजह से यहाँ पे पेन हो रहा है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गोट डिजीज़ है या ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है या अदर कोई कंडीशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट ना मैनेजमेंट की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन है ये इरिवर्सिबल होती है, यानी इसमें जो डैमेज हो चुका है, डीजनरेशन हो चुका है आर्टिकुलर कार्टिलेज में, उसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट देंगे उसका मोटो यही रहेगा, उसका गोल यही रहेगा कि जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं लाइक जो पेन वगैरह हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो वही मेन यहाँ पे टारगेट रहेगा, गोल रहेगा ट्रीटमेंट का। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकेशंस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ मेडिकेशंस यहाँ पेशेंट को दे सकते हैं लाइक एसिटामिनोफेन, जिसको पैरासीटामोल भी बोलते हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, यानी हल्का दर्द हो रहा है तो उसके लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके लिए NSAIDs ड्रग्स दे सकते हैं लाइक आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ड्रग है जो इफेक्टिव साबित होती है जिसका नाम है डुलोक्सिटिन, जिसको सिम्बाल्टा भी बोलते हैं। ये ऐसे नेचर में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में यहाँ पे ये जॉइंट पेन को ट्रीट करने में भी काम आती है। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे थेरेपीज की बात करें तो यहाँ पे मेनली दो तरह की थेरेपीज पेशेंट को दी जाती है, एक तो है फिजिकल थेरेपी और दूसरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इन दोनों थेरेपीज का गोल यही होता है कि पेशेंट जो है अपना नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल मूवमेंट है वो कर पाए। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो सर्जरी और अदर प्रोसीजर्स की बात करें तो इसमें पहला प्रोसीजर है कॉर्टिसोन इंजेक्शन, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। कहाँ देंगे? जॉइंट के अंदर। और ये जो इंजेक्शन होते हैं ये पेशेंट के जो दर्द को या पेन को कुछ हफ्तों तक रिलीव कर देते हैं अगर ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। लेकिन इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन्स हैं इनको ज़्यादा नहीं लगाते पेशेंट में, यानी कि साल के अंदर 3 से 4 इंजेक्शन ही दिए जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन अब बात करें सर्जरी की, तो यहाँ पे जो सर्जरी की जाती है उसका नाम है रीअलाइन बोन्स, यानी बोन्स को यहाँ पे रीअलाइन किया जाता है। कैसे किया जाता है? उसके लिए एक सर्जरी परफॉर्म होती है जिसको बोलते हैं ओस्टियोटोमी। ये क्या होता है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, एक तरफ तो नॉर्मल जॉइंट है और एक तरफ एबनॉर्मल जॉइंट है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि इस जॉइंट के अंदर, ये वाला जॉइंट जो आप देख रहे हैं, इस जॉइंट के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है जॉइंट का, ये नॉर्मल है यानी हेल्दी है, इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन इस साइड का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में डैमेज हो चुका है, यहाँ की आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डिजनरेट हो चुकी है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऑस्टियोटोमी करते हैं। ऑस्टियोटोमी में क्या करते हैं कि जो बोन का नीचे वाला पार्ट है यानी जो लोअर एंड है, इसमें से बोन का कुछ टुकड़ा काट के बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ अलाइनमेंट जैसा काम किया जाता है। अलाइनमेंट कैसे किया जाता है? जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि इस साइड से जो है बोन का टुकड़ा ज़्यादा काटा गया है और इस साइड से कम काटा गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरफ अनहेल्दी जॉइंट है, यानी इस तरफ ज़्यादा डैमेज है, इस तरफ डैमेज नहीं है। तो इस तरफ से ज़्यादा हिस्सा काट देंगे तो क्या होगा? ये जो बोन का जो प्रेशर है, वो जो बोन का झुकाव है वो किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, यानी इस तरफ बोन झुक जाएगी। यानी कि जो प्रेशर पड़ेगा वो किस तरफ ज़्यादा पड़ेगा? नॉर्मल जॉइंट के हिस्से की तरफ। तो इससे क्या होगा? पेन जैसे जो सिम्टम्स है वो कम देखने को मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोटोमी या रीअलाइन करना बोन्स को। सेकंड वन जो इसमें प्रोसीजर आता है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो एबनॉर्मल या डैमेज जॉइंट्स है, जो कार्टिलेज है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल जॉइंट से, लाइक जो मेटल के बने हुए होते हैं या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं वो डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसा आप ये पहला डायग्राम देख रहे हैं नी जॉइंट का, इसमें जो यहाँ पे कंप्लीट जो जॉइंट डैमेज हो चुका है इसको यहाँ पे सर्जरी के थ्रू रिमूव कर लिया जाता है। रिमूव करने के बाद में इस तरह से कंप्लीट जो है एक आर्टिफिशियल जॉइंट को यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है, जो एक नॉर्मल जॉइंट की तरह ही काम करता है, जो मेटल का बना हुआ होता है। सेकंड वन डायग्राम की बात करें तो नी जॉइंट के डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्टिलेज है और बोन है वो डैमेज हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी जगह जो है इस तरह से जो प्रोस्थेसिस या आर्टिफिशियल जो कार्टिलेज है उसको रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो आर्टिफिशियल कार्टिलेज है, जो आर्टिफिशियल पार्ट है, ये एक नॉर्मल कार्टिलेज की तरह ही वर्क करेगा और जॉइंट मूवमेंट में पेशेंट को आसानी रहेगी। तो इस तरह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट किया जाता है। और ये कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात हो गई और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू।